चलते हैं बिग मार्केट वॉइसेस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय हो क्या रहा है। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। ये क्या मार्केट को सता रहा है इस समय? क्या ये अर्निंग्स है, क्या ये ग्लोबल क्यूज़ हैं, क्या ये सिंपल फैक्ट है कि एफआईज बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, या कोई बस मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था, मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुका था? आपका एनालिसिस क्या है इस करेक्शन को लेकर? अनुज जी, सीधा सा हिसाब है कि 2020 से 2024 में फिस्कल डेफिसिट जो है ग्रोथ को सस्टेन कर रहा था। अब वो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो काफी रिड्यूस हो गया है FY25 के बजट में। तो क्या है कि ये सब आपको देखने को मिल रहा है, बैंकों की जो डेलिंक्वेंसीज हो रही हैं, क्योंकि हाउस होल्ड लेवरेज जो बढ़ा हुआ था 2020 से 24 तक, वो अब सडनली कम होने को है, तो डिफॉल्ट हो रहे हैं। फिर आपकी कंज्यूमर सेक्टर में कोई ग्रोथ है नहीं। रूरल कंज्यूमर पहले ही प्रॉब्लम में था, अर्बन कंज्यूमर नया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो दिखता हुआ दिख रहा है। तो कंजम्पशन तो हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ। डिलिंक्वेंसीज टायर टू बैंक्स वगैरह में हमको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली रीजन यही है कि डेफिसिट नंबर जो रिड्यूस हो गया है वो ग्रोथ के लिए काफी हानिकारक है। और हमें करंट अर्निंग सीजन में भी देखने को मिल रहा है कि कोई विशेष कोई अर्निंग ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है 2025 के साल में। तो कहने का यही मतलब है कि किसी को तो स्पेंड करना पड़ेगा इकोनॉमी में। कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा कोई स्पेंड कर नहीं रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इलेक्शंस ये सब के कारण फर्स्ट 2 क्वार्टर में बंद थी। अब Q3 और Q4 में होप है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो जो जो अर्निंग्स ग्रोथ और कॉर्पोरेट ग्रोथ और आपकी पूरी जीडीपी ग्रोथ को संभाले। और एफआईआईज बेच रहे हैं, क्यूआईपीज हैं, आईपीओज हैं, और लाइफलाइन जो बाजार को सपोर्ट करने वाली है वो रिटेल की एसआईपी फ्लोज एवरी मंथ है। तो सप्लाई साइड बहुत ज्यादा है, डिमांड साइड में ये एक लाइफलाइन है, ये अगर रुक जाती है तो बाजार में एक वर्टिकल फॉल आ सकता है। तो इस समय बेसिकली यही है कि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा जो फ्रॉथ है वो कम होगा और लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है। इंडेक्स बहुत ज्यादा यहाँ से गिरता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि बैंक्स, आईटी जो कि मेजरली आपके इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स है और वैल्यूएशंस और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंड्यूसिव है, यहाँ पर इन्फ्लोज होने की गुंजाइश है और यहाँ पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होने की गुंजाइश है बनिस्पत ब्रॉडर मार्केट्स में, जो कि लास्ट 2-3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स बने और इस साल हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड हो। ओके, अच्छा, बिल्कुल। एक चीज़ जो और निकल कर आई इस अर्निंग सीजन में, मनीष जी, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि अर्निंग सीजन वीक होगा, लेकिन इतना वीक होगा, ये क्या एक्सपेक्टेशन थी? खासतौर से जो कंजम्पशन वाली कंपनियों के, कुछ कंपनियों के नंबर्स और कमेंट्री आई, उसने मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंट किया। नहीं अनुज जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्री अर्निंग्स किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि एमएफआई सेगमेंट में इतना ज्यादा स्ट्रेस है। जो भी बैंक्स में प्रोविजन हुए, और अगर आप 2+2 को ऐड करें, कंजम्पशन ट्रेंड्स काफी वीक प्लस डेलिंक्वेंसीज जो आपके टीयर 2 बैंक्स के प्रोविजन में देखने को मिले, उसे एक ही संभावना दिखती है कि हाउस होल्ड लेवरेज जो है ब्लो अप हो रहा है। जो लास्ट 4 साल में गवर्नमेंट की स्टिमुलस और डेफिसिट स्पेंडिंग के कारण जो कंज्यूमर सेगमेंट में ग्रोथ था, वो सडनली विड्रॉ हो रहा है, और वो विड्रॉल इफेक्ट आपको कंपनीज की अर्निंग्स में दिख रही है, बैंकों की प्रोविजंस में दिख रही है। इसको कहीं ना कहीं संभालना होगा। या तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में काफी कुछ स्पेंड करे और वो वापस इकोनॉमी में घूम के कंज्यूमर के हाथ में, या फिर मनरेगा वगैरह में थोड़ी सी लीवे दे ताकि कंज्यूमर के हाथ में कुछ पैसा आए। तो ये सब अर्निंग सीजन के पहले अनुमान उतना ज्यादा खराब का नहीं था, पर ये एक रेवलेशन है Q2 में। और आने वाले Q3 और Q4 में नंबर्स डेफिनेटली कट होंगे कंज्यूमर कंपनीज के, आपके टीयर 2 बैंक्स वगैरह के डेलिंक्वेंसीज के। तो ये चिंताजनक बात है मेरे हिसाब से फिस्कल 25 के अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मनीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मनीष जी, ऑटो को आप कैसे रीड कर रहे हैं? M&M के नंबर्स अच्छे थे, इस महीने की वो बात दूसरी है, बट जिस प्रकार का ये फेस्टिवल सीज़न गया, जिस प्रकार की इन्वेंट्रीज थी, और आपने जो कमेंट्स सुने स्पेशली बजाज ऑटो से, हालांकि बाद में उन्होंने थोड़ा सा अपने वर्ड्स को चेंज किया, उसके सीक्वेंस को चेंज करने की कोशिश करी, बट ऑटो पे आपकी का व्यू क्या है इस वक्त, एंड स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? काफी कुछ इन्वेंट्री है सिस्टम में, और जो मारुति के चेयरमैन की कमेंट्री आई कि
not so optimistic on growth after the festive season. तो फेस्टिव सीजन में दशहरा और दिवाली एक ही महीने में आ गया तो आपको एक बम्प अप देखने को मिल रहा है, पर क्या ये कंटिन्यू होगा? मेरे हिसाब से काफी डाउटफुल है कि जो ग्रोथ, जो स्टुपेंडस ग्रोथ, जो बम्प अप अपने को देखने को मिला है फेस्टिवल सीजन में, ये कंटिन्यू रहेगा। सो पूरे डिस्क्रेशनरी बास्केट में एक कंज्यूमर, देखिए एक बात और है कि टॉप 5% जो प्रीमियम कस्टमर है, वहां पर तो ग्रोथ की कोई प्रॉब्लम होती नहीं। वेदर इकोनॉमी में बूम हो बस्ट हो, वो सेगमेंट को कभी इंपैक्ट नहीं होता, प्रीमियम सेगमेंट को। पर जो मैस सेगमेंट है, बेस ऑफ द पिरामिड सेगमेंट है, वहां पर एक डेफिनेटली स्ट्रेस है, और ये सब डिस्क्रेशनरी आइटम्स में अपने को देखने को मिलेगी। अब उम्मीद यही है कि खरीफ सीजन अच्छा जाए और रूरल कंजम्पशन में थोड़ी सी पिकअप हो, ताकि थोड़ी सी डिमांड को बूस्ट मिले, और यही एक एक्सपेक्टेशन हम Q3 और Q4 के नंबर्स में आशा करते हैं। पर डिस्क्रेशनरी स्पेंड में डेफिनेटली स्ट्रेस है, और जब तक ये डिमांड साइड ऑफ सिचुएशन एड्रेस नहीं होगी, तब तक ये वीकनेस कंजम्पशन में पूरी देखने को मिलेगी। डिमांड साइड को एड्रेस करना पड़ेगा। डिमांड साइड बहुत बुरी तरह गिर रहा है, और सप्लाई साइड से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। 2020 और 24 में हमने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट हो गया, तो वो एक सप्लाई साइड इशू हुआ। यहाँ पर डिमांड साइड को एड्रेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा मनीष जी, एक और स्पेस, मतलब अभी हमने पिछले हफ्ते एल&टी के नंबर्स को देखा, बहुत अच्छे नंबर्स थे, उनका ऑर्डर इनटेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पर आपने कुछ देर पहले जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, जो कि काफ़ी निल रही है, उसकी बात की आपने। प्राइवेट स्पेंडिंग की जो कि काफ़ी कम रही है, उसकी बात करी। ऐसे में कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? क्योंकि हमने ठीक है एल&टी को तो फिर भी ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी सिमेंस को, कमिंस को और एबीबी को तो बहुत ही बड़े स्विंग देते हुए देखा है। यहाँ पे क्या डाउन साइड खुला है क्या अभी? बिल्कुल खुला हुआ है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये वैल्यूएशन में जो सब कंपनियां ट्रेड हो रही है, मेरे हिसाब से तो ये वैल्यूएशन टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की आशा आपकी Q3 Q4 में, और यहाँ पर आप 4-4 साल के अर्निंग्स को डिस्काउंट करके बैठे हैं। तो क्या इतने वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट में ये सब भाव, एलिवेटेड वैल्यूएशन पटेंगे? मुझे तो नहीं लगता। सो नीचे में भाव जरूर मिलेंगे। लॉन्ग टर्म पिक्चर बिल्कुल सही है इंडिया की, मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक भी बहुत अच्छा है, पर नियर टर्म ग्रोथ बहुत ज्यादा प्राइस टू परफेक्शन है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोज। अब फ्लोज एक डायरेक्शन में पूरी नेगेटिव है। मुझे तो नहीं लगता कि एफआईज कुछ सेलिंग करने की, बंद करने की कोई मूड में है। उनको बाइंग करने की तो दूर दूर तक कोई संभावना दिख नहीं रही है अभी तक, जब तक इंडिया की मार्केट में और ज्यादा करेक्शन नहीं। और जो लाइफलाइन इंडिया की है वो है बेसिकली रिटेल एसआईपी फ्लोज, और उसमें भी यही देखना है कि अभी तक जो मिड कैप स्मॉल कैप में रैली हुई है 2020 के बाद, कोविड के बाद, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर मंदी हमें देखने को नहीं मिली। इट वॉज अ बाय ऑन डिप्स इन एवरी फॉल। पर क्या इस मंदी में कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एसआईपी फ्लोज चेंज हो जाते हैं? मिड कैप स्मॉल कैप के कंस्टिट्यूएंट से ज्यादा आपके लार्ज कैप में इनफ्लोज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आइलैंड ऑफ सेफ्टी आज की डेट में लार्ज कैप्स ही है। तो आईटी, फार्मा, बैंक्स, कैपिटल मार्केट एंटिटीज जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लेटफॉर्म कंपनीज, यहाँ पर ये कुछ आइलैंड्स ऑफ स्ट्रेंथ है। बैलेंस ऑफ द मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा, थोड़े से फ्रॉथी लग रहे हैं। अच्छा, एक स्पेस जहाँ नंबर्स फिर भी ठीक ठाक रहे, हालांकि करेक्शन वहाँ भी हो रही है, वो था आईटी, जैसे इन्फोसिस। एक सिर्फ टीसीएस को छोड़ दें तो बाकी सारी अर्निंग्स ठीक ठाक थी। क्या ये एक हाइडिंग पॉकेट बनेगी कुछ टाइम के लिए? यहाँ पर एक आइलैंड ऑफ सेफ्टी है। देखिए, आईटी सेक्टर जो है हमेशा एक सिक्लिकल सेक्टर रहा हुआ है। एक अप साइकिल होता है, एक डाउन साइकिल होता है। लास्ट 2-3 साल में डाउन साइकिल थी, क्योंकि रेट कट्स नहीं हो रहे थे, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस में प्रॉब्लम था, लाइट्स ऑन बिजनेस में ही थोड़ी ग्रोथ थी, कॉस्ट टेकआउट डील्स ही मिल रहे थे। अब जब नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन की चुनाव हो जाएगी, आपके रेट कट्स वगैरह भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 6 महीने में और 50 बेसिस पॉइंट यूएस में हो जाए, जो जबकि यूएस में रेट कट भी बहुत ज्यादा गिवन नहीं है आज की रेट में, क्योंकि वहां भी इकोनॉमिक डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट लेट्स अज्यूम, गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट कि 25-50 बेसिस पॉइंट कट और नेक्स्ट 6 महीने में आ जाए, तो एक जो अप साइकिल है आईटी सेक्टर में, वो डेफिनेटली रहेगा। और ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब क्या सिलेक्शन इश्यूज नहीं है, ये सब आपको एलोकेशंस है, कि बहुत ज्यादा कोई फंडामेंटल्स में चेंज नहीं होगा, बट आपको कैपिटल प्रोटेक्शन की जो फर्स्ट इंटेंशन रहती है कोई भी फंड मैनेजर की, कैपिटल प्रोटेक्शन आज की डेट में 3 या 4 सेक्टर में ही है, और इसीलिए ये एलोकेशन आईटी स्पेस में कंड्यूसिव है।
पर हाइडिंग स्पेस है इस समय? अगर आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप्स में अभी भी कंफर्ट है रिलेटिवली, मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद और करेक्शन आ जाए, तो आईटी के अलावा और कहाँ पर हाइडिंग स्पेस ढूंढेंगे? बैंक्स बैंक्स में आप देख लीजिए वैल्यूएशन कंफर्ट काफी है। पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दोनों में कंफर्ट है। इनफैक्ट वैल्यूएशन ऑफ पीएसयू बैंक्स आर हाफ, लिटरली ऑन अ जनरलाइज्ड बेसिस हाफ ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, और जबकि करंट क्वार्टर में उनकी अर्निंग्स बहुत बेटर है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और डिपॉजिट की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी एलिविएट जरूर हो रही है, डिपॉजिट एक्रीशन ज्यादा है लोन ग्रोथ से। सो बैंकिंग सेक्टर में काफी एक स्ट्रेंथ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यूएशंस। आईटी स्पेस में है, बायोसिक्योर एक्ट आपकी पास होने जा रही है, पूरे फार्मा वैल्यू चेन में बेनिफिट होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट जेनेरिक प्राइसिंग, क्योंकि इट इज एडवांटेज इंडिया ओवर चाइना वंस द बायोसिक्योर एक्ट गेट्स पास्ड। एंड वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट जो भी वहां इलेक्ट होता है उनकी सिग्नेचर आ जाएगी और ये लॉ बन जाएगा। तो फार्मा एक सेक्टर है, और करंट क्वार्टर में हमने देखा कि कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म, एक्सचेंजेस ले लीजिए, ब्रोकरेजेस ले लीजिए, एएमसीज ले लीजिए, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स ले लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ले लीजिए, यहाँ पर एक पूरे सेक्टर में रीरेटिंग होगी, क्योंकि ये अभी भी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंड्यूसिवली वैल्यूड है। तो और अभी भी बहुत ज्यादा कोई रीरेट हुए नहीं। तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ मुझे दिखता है। और जहां डिस्कम्फर्ट है वो बेसिकली सब एलिवेटेड वैल्यूएशन ऑन कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कंपनीज, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रोथ प्राइसिंग इनटू FY 26 एंड 27, कैपिटल मार्केट एंटिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, डिफेंस, रेलवेज, पावर, ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए संभल के रहना चाहिए मेरे साथ। अच्छा मनीष जी, एक और बात, मतलब जिस स्पेस का पेन बाज़ार के पेन से पहले ही शुरू हो गया था, मैं पीएसयूज़ की बात कर रहा हूँ, और उसमें तो एक बात क्लियर है कि रिटेल बहुत बुरी तरीके से ट्रैप है। लोगों की होल्डिंग बहुत ऊपर की है, चाहे वो डिफेंस कंपनियाँ हों, चाहे वो रेलवे कंपनियाँ हों। अभी कुछ दिनों से 10 एक दिन से स्टेबिलिटी आ रही थी, बट जिस वैल्यूएशन से आपका सच का सामना करने की आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीएसयूज़ में कितना डाउनसाइड है? बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है अविंदर जी। मुझे ये लगता है कि अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट खोज रहे हैं, सो जो भी मोनोपोलिस्टिक पीएसयू कंपनीज हैं और जो कि मतलब सब 10 के पी में और 4 या 5% डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, ये एक आइलैंड ऑफ ग्रोथ है, आइलैंड ऑफ सेफ्टी है। सो मैं डिफेंस कंपनीज या रेलवे कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ जो 60-70 के पी में ट्रेड हो रही थी, अभी 40-50 के पी में है। यहाँ पर मतलब कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, आपकी यूटिलिटी कंपनीज हो, लॉजिस्टिक कंपनीज हो, पावर फाइनेंस कंपनीज हो, ये सब 4-5% की डिविडेंड डील और 10 के पी के नीचे, आई मीन ये वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है तो और क्या है? तो मुझे नहीं लगता, मैं उस कैंप पे नहीं हूं जो बिलीव करता है कि PSUs आर नॉट टचेबल। मुझे काफी स्ट्रेंथ दिखता है पीएसयू सेक्टर में भी, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मोनोपोलिस्टिक पीएसयू कंपनी। तो आई बी डेफिनेटली अ बायर इन पीएसयू स्टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्जिन ऑफ। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको हालांकि अब दीपावली बीत चुकी है, लेकिन फिर भी फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।